अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्क्रीन पर तमामी तलबा और तालबात का हम खैर मक़दम करते हैं, उनका इस्तक़बाल करते हैं। आज हमारा जो उन्वान है, हम उर्दू अदब का जिसे एक बेहतरीन सुतून तस्लीम करते हैं, उर्दू अदब का एक बहुत ही बेहतरीन क़वायद का हिस्सा जिसे ज़मीर कहते हैं, उसे आज इंशाअल्लाह हम समझेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लफ्ज़ ज़मीर के मानी जो है हम उसे समात करेंगे कि लफ्ज़ ज़मीर के मानी क्या है। लफ्ज़ ज़मीर के मानी है पोशीदा। ये अरबी लफ्ज़ है। पोशीदा के माने होता है छुपा हुआ, अम्र मख्फ़ी जिसे हम कहते हैं। एक बड़ा अच्छा शेर मुझे लफ्ज़ ज़मीर पर याद आ रहा है और वो शेर ये है, ज़मीर लफ्ज़ो बयां भी जिसे बता न सका। ज़मीर को इस शेर के अंदर बंद करने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छे अंदाज में शायर ने कहा है, ज़मीर लफ्ज़ो बयां भी जिसे बता न सका, तेरी निगाह से वो बात पूछ ली मैंने। ये बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर ये शेर जो है पेश किया गया है। ज़मीर की सबसे पहले हमने मानी जो है वो उसे समात की कि ज़मीर के मानी क्या है। पोशीदा, अम्र मख्फ़ी, छुपा हुआ, पिन्हा बात जिसे कहते हैं। अब हम लफ्ज़ ज़मीर की तारीफ़ उसको हम जो है लिख लेंगे। सबसे पहले ऐसा जुमला जिसमें वो लफ्ज़ से मुराद इसम है। ऐसा जुमला जिसमें वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता हो उसे ज़मीर कहते हैं। यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ सेंटेंस मैं आपको पढ़ कर के सुनाऊँ ताकि बात की वजाहत ज़रा अच्छे अंदाज में हो जाए। मैं दो इबारत आपके सामने यहाँ पर पेश करने जा रहा हूँ। आप उसे बग़ौर समात करें और समझने की कोशिश करें कि इन दो इबारतों के दरमियान ऐसी क्या बात है जिसे मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हामिद एक बहादुर नौजवान था। इस लफ्ज़ पर आप जो है गौर करें और इस पर ज़ोर दें, और बार बार मैं इस जुमले को जो है आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, गौर से फिर से सुनेंगे। हामिद एक नौजवान लड़का था। हामिद बड़ा मेहनती लड़का था। हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचा लिया। यूँ समझें कि एक बहुत बड़ा मुकर्रिर है और वो आपके सामने तकरीर कर रहे हैं और इस अंदाज़ में तकरीर कर रहे हैं कि बिल्कुल यही जुमला हो कि हामिद एक बहादुर नौजवान था। हामिद बड़ा दिलेर लड़का था। हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचा लिया। हामिद को सरकार ने बड़े बड़े एजाज़ात व इनामात से नवाजे, उन्हें इनाम व इकरामात दिया। हामिद का नाम मुल्क के बहादुर लड़कों में शामिल हो गया। तो ये तमाम चीज़ें आपने इसे गौर से सुनी। अब आने वाले सेंटेंस को आप, जुमले को आप समात करें। हामिद एक बहादुर नौजवान लड़का था। वो बड़ी हिम्मत वाला था। उसने एक आदमी को डूबने से बचा लिया। उसे सरकार ने बड़े बड़े इनामात व इकरामात से नवाजे। उसका नाम पूरे मुल्क में रोशन हो गया, बहादुर लोगों में शामिल हो गया। पहली इबारत के हर जुमले में हामिद आया। इबारत में लफ्ज़ हामिद के बार बार आने से एक बदनुमाई सी उसमें जो है वो पैदा हो गई थी। उसके बरअक्स दूसरी इबारत, दूसरा सेंटेंस, दूसरा जुमला जो मैंने आपके सामने पेश किया, उसमें हामिद सिर्फ एक जगह आया, एक बार आया, पहले जुमले में आया। उसके बाद उसके बदल के दूसरे जुमले वहाँ पर जो है इस्तेमाल में लाए गए। बाकी जुमलों में हामिद की जगह वो बड़ा बहादुर था, उसे उसका इस जैसे अल्फाज ये ज़मीर के तौर पर वहाँ पर जो है इस्तेमाल में लाए गए हैं। ये एक ख़ास और एक अहम बात है। अब इसके बाद मैं और आपको आसान लफ्ज़ों में उसको बताने की कोशिश करूँ कि लफ्ज़ ज़मीर की जो तारीफ़ है वो उसे आसान लफ्ज़ों में जो आप लिखेंगे, मैं इस अंदाज़ में आपको लिखाऊँ कि तहरीर व तकरीर के दौरान एक ही लफ्ज़ का बार बार लाया जाना मायूब समझा जाता है।
تحریر و تقریر کے دوران ایک ہی لفظ کا بار بار لایا جانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کے بدل کے جس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تحریر و تقریر کے دوران ایک ہی لفظ کا بار بار لایا جانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے بعض الفاظ ان کے بدل کے یعنی ہم معنی مترادف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تقریر و تحریر کے دوران ایک ہی لفظ کا بار بار لایا جانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کے بدل کے جس لفظ کا وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں اسے ضمیر کہتے ہیں۔ لغت میں ضمیر کے معنی ہے غیر مظہر یا چھپانے والا یا ہم معنی لفظ، اسے جو ہے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ضمیر میں نمبر 1 پر ہم دیکھیں گے ضمیر شخصی۔ بچے اسے لکھ لیں گے، ضمیر شخصی، اسے مین ہیڈنگ دیں گے سائیڈ میں، رائٹ سائیڈ میں، اور پھر اسے لکھنا عبارت کو شروع کریں گے۔ ضمیر شخصی، ضمیر شخصی جو ہے یہ اشخاص کا اس سے تعلق ہے، شخص سے اس کا تعلق ہے، ضمیر شخصی اسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ضمیر شخصی جو ہے اس کی تعریف لکھ لیں کہ ضمیر شخصی وہ ہے جو اشخاص کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ضمیر شخصی وہ ہے جو اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ ضمیر شخصی کی تعریف آپ لکھ لیں کہ ضمیر شخصی وہ ہے جو اشخاص کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 متکلم، نمبر 2 حاضر مخاطب، اور نمبر 3 غائب، اس انداز میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے متکلم۔ متکلم کہتے ہیں، عربی لفظ ہے متکلم کہتے ہیں بات کے کرنے والے کو۔ جو بات کر رہا ہے وہ متکلم ہے، یعنی وہ بات کرنے والا۔ حاضر مخاطب یعنی جس سے بات کہی جا رہی ہے، جو بات کر رہا ہے تو کرنے والی بات کو سننے والا، اسے حاضر مخاطب کہیں۔ جیسے حامد بول رہے ہیں اور خالد اسے سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو حامد بولنے والے جو ہیں وہ متکلم ہیں اور خالد سننے والے جو ہیں وہ حاضر مخاطب ہیں۔ سننے والا جو ہے اسے حاضر مخاطب کہیں گے۔ اب اس کے بعد غائب، تیسرے نمبر پہ جو میں نے بتایا کہ متکلم، حاضر مخاطب اور غائب۔ تو غائب وہ ہے کہ جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ خالد بات کر رہے ہیں، حامد اسے سن رہے ہیں، اور اشرف سے متعلق جو ہے وہاں پر باتیں ہو رہی ہے۔ تو اشرف سے متعلق جو باتیں ہو رہی ہے وہ غائب ہے، یعنی جس کے متعلق باتیں کی جا رہی ہے۔ تو اسے ضمیر شخصی کے طور پر ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 2 پر ہم اگر لیں تو ضمیر موصولہ، یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، اسے ہم آسانی کے ساتھ سمجھیں گے۔ ایسا جملہ جو کسی کے ساتھ وصل یعنی ملا ہوا ہوتا ہو۔ غور سے سماعت کریں گے، یعنی جملے میں وہ لفظ سے مراد اسم ہے، شخص، چیز یا جگہ۔ تو یہاں پر ضمیر موصولہ کا مطلب ہوتا ہے، عربی لفظ ہے وصل یعنی ملا ہوا۔ اس کو ہم آسان لفظوں میں اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی اسم کی بجائے استعمال ہوئی ہو مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ آتا ہو، یعنی جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہو۔ میں اسے آسانی کے ساتھ یعنی آسان لفظوں میں اسے آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ ایسا جملہ جو کسی کے ساتھ وصل یعنی ملا ہوا ہو، ایسا جملہ جو کسی کے ساتھ وصل یعنی ملا ہوا ہوتا ہو، یعنی یہ کبھی اکیلے نہیں آتا، اسے ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جو کسی کے ساتھ وصل یعنی ملا ہوا ہو، جملے کا وہ لفظ، یہاں پر مراد وہی ہے۔ ایسا جملہ جو کسی کے ساتھ وصل یعنی ملا ہوا ہوتا ہو، یعنی یہ جملہ کبھی اکیلے نہیں آتا بلکہ اس کے بعد کوئی فقرہ یا جملہ لکھنا ضروری ہوتا ہے، اسے ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ جیسے مثلا آپ اس کی مثال لکھ لیں۔ مثال نمبر 1، میرا وہ قلم کھو گیا تھا جو آج مل گیا۔ تو لفظ جو ہے یہ ضمیر موصولہ ہے،
मेरा वो कलम खो गया था जो आज मिल गया। तो ये लफ्ज़ जो के बाद जो दूसरा जुमला आया है ये उसे जो है वस्ल यानी उसे मिलाता है। दूसरी मिसाल, मेरा वो दोस्त आया है जो कल चला गया था। मेरा वो दोस्त आया है, इसके बाद कोई दिन कोई दूसरा जुमला आएगा, यानी इसमें दो जुमले वस्ल होते हैं, मिले हुए होते हैं, और उसको मिलाने वाला वहाँ पर एक जो लफ्ज़ जो है उसे हम ज़मीर मौसूला के नाम से जानते और पहचानते हैं। ये ज़मीर मौसूला की जो है ये मिसालें हैं। अब ज़मीर इस्तिफ़हाम देखेंगे। ज़मीर इस्तिफ़हाम भी जो है ये भी बड़ा आसान है, उर्दू अदब का ज़मीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ज़मीर इस्तिफ़हाम। ज़मीर इस्तिफ़हाम के ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि इसके मानी हैं, इस्तिफ़हाम के मानी होते हैं किसी बात का पूछना, किसी बात का इल्म जानना, किसी चीज़ के मुताल्लिक़ सवाल करना। ये तो इस्म के जो हैं मानी हो गए, सॉरी इस्तिफ़हाम के ज़मीर इस्तिफ़हाम के मानी हो गए। अब हम ज़मीर इस्तिफ़हाम की तारीफ़ जो है वो उसे समात करेंगे और उसे उसके बाद लिखेंगे। ज़मीर इस्तिफ़हाम की जो तारीफ़ है वो आसान और सहल लफ्ज़ों में ये है, ऐसा जुमला जिसमें वो लफ्ज़, ऐसा जुमला जिसमें किसी इस्म के ताल्लुक़ से सवाल किया गया, ऐसा जुमला जिसमें, ऐसा मैं जब भी ये कहूँ कि ऐसा जुमला जिसमें से मुराद वहाँ पर इस्म होता है। और इस्म यानी सबसे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि इस्म के अंदर तीन चीज़ें होती है, शख्स, चीज़ और जगह। यानी अगर ये तीन से मुताल्लिक़ अगर सवालात हो रहे हैं, शख्स नंबर एक, शख्स नंबर दो, चीज़ नंबर तीन, जगह, ऐसा जुमला जिसमें किसी इस्म के ताल्लुक़ से सवाल किया गया हो उसे ज़मीर इस्तिफ़हाम कहते हैं। यानी किसी इस्म के ताल्लुक़ से उसमें सवाल किया गया हो, पूछा गया हो, तो किन चीज़ों के बारे में पूछा गया हो, शख्स के बारे में, चीज़ के बारे में, या जगह के बारे में सवालात किए गए हों, तो उसे हम ज़मीर इस्तिफ़हाम कहते हैं। उसकी मिसाल लिख लेंगे आप, तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या, ये लफ्ज़ क्या जो है ये सवाल है, कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सवाल हो गया। तो लफ्ज़ क्या जो है इसमें वो ज़मीर इस्तिफ़हाम है। उसके बाद दूसरी मिसाल देख लें आप, वहाँ कौन खड़ा है। वहाँ कौन, ये लफ्ज़ कौन बता रहा है कि वो पूछा जा रहा है, कौन खड़ा है, तो ये लफ्ज़ कौन जो है ये सवाल है। तो ये ज़मीर इस्तिफ़हाम की बेहतरीन मिसाल है। अब इसके बाद इसमें एक और मिसाल मैं आपको बता दूं, क्या तुम नहीं जानते हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। क्या तुम नहीं जानते कि दिल्ली का ताल्लुक़ कौन सी रियासत से है। इस किस्म के सवालात कभी आपको पूछ करके आपको थोड़ा सा पशोपेश में डालने की वहाँ पर गुंजाइश निकाली जा सकती है, जबकि दिल्ली जो है वो खुद अपनी एक रियासत की हैसियत रखता है। तो थोड़ी सी हमें तवज्जो देने की वहाँ पर ज़रूरत है। क्या तुम जानते हो बम्बई शहर का ताल्लुक़ कौन सी रियासत से है, ये सवाल सही है। तो थोड़ी सी हमें वहाँ पर तवज्जो देने की जो है ज़रूरत है। तो एक अहम और मज़ेदार बात बता दूँ आपको ज़मीर इस्तिफ़हाम से मुताल्लिक़, कि इसमें एक लफ्ज़ कौन का जो इस्तेमाल होता है वो जानदार के लिए होता है। ज़मीर इस्तिफ़हाम में ये सवाल जब पूछा जाता है तो ये लफ्ज़ कौन का इस्तेमाल जो है ये जानदार के लिए होता है, और लफ्ज़ क्या का जो इस्तेमाल होता है वो गैर जानदार के लिए होता है। इस तरीके से मैंने मिसाल में जो है, क्या आप नहीं जानते मुंबई शहर का ताल्लुक़ कौन सी रियासत से है, तो ये गैर जानदार के लिए। वहाँ पर कौन खड़े हैं, कौन सी शख्सियत है, तो लफ्ज़ कौन जो है ये जानदार की तरफ जो है हमें इशारा करता है, और क्या जो है ये गैर जानदार की तरफ जो है इशारा करता है। अब इसके बाद एक और बड़ा ही खूबसूरत और अच्छा यहाँ पर हिस्सा है उसका ज़मीर का, जिसे हम ज़मीर तनकीर कहते हैं। अरबी लफ्ज़ है, इसकी तादाद मालूम, इसमें इस्म की तादाद मालूम नहीं होती। ज़मीर तनकीर में इस्म की तादाद जो है वो मुतअय्यन नहीं होती, इसलिए उसे ज़मीर तनकीर कहते हैं। तनकीर से मुराद कि उसमें जो है इस्म की तादाद का मुतअय्यन नहीं पाया जाना। वो ज़मीर जो
किसी नामालूम इसम के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे ज़मीर तनकीर कहते हैं। ये ज़मीर तनकीर के मानी मैंने आपको बताया। अब उसकी तारीफ़ जो है वो आप लिख लेंगे कि ऐसा जुमला जो गैर मुतय्यन इसम के लिए बोले जाते हों उसे ज़मीर तनकीर कहते हैं। ऐसा जुमला जो गैर मुतय्यन इसम के लिए बोले जाते हों, ऐसा जुमला जो गैर मुतय्यन इसम के लिए बोले जाते हों उसे ज़मीर तनकीर कहते हैं। ऐसा जुमला जो गैर मुतय्यन इसम के लिए बोले जाते हों उसे ज़मीर तनकीर कहते हैं। अब उसकी मिसाल आप लिख लें, बड़ी आसान मिसाल है। मसलन कुछ लोग आए थे, ये कुछ मुतय्यन नहीं है, कुछ में 5 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, तो ये मुतय्यन नहीं है। सभी हजरात चले गए, अब सभी में जो है कितने हैं मुतय्यन नहीं है। इतना बड़ा शहर, अब कितना बड़ा शहर है, इतने बड़े में तो उस मुतय्यन नहीं है। इतनी सारी चीज़ें, अब इतनी सारी चीज़ों में कितनी सारी चीज़ें हैं वो मुतय्यन नहीं है, गैर मुतय्यन है। तो ज़मीर तनकीर की जो है ये मिसालें थी। ऐसा जुमला जो गैर मुतय्यन इसम के लिए इस्तेमाल किया जाता हो उसे ज़मीर तनकीर कहते हैं। एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि ज़मीर तनकीर की मिसाल के तौर पर मैं उसे अगर पेश कर दूं तो मैं समझता हूं ग़ालिबन वो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद और सूदमंद रहेगा। बड़ा ही मशहूर और मारूफ शेर है, मैं उसे पेश करने की आपके सामने कोशिश करूं। खामोशी बेवजह नहीं गालिब, खामोशी बेवजह नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये लफ्ज़ कुछ जो है इस शेर के अंदर ज़मीर तनकीर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही मुख्तसर अंदाज में और बहुत ही तेज़ी के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आप बगौर समात करें। और उसके बाद ज़मीर फ़ाइली, जो ज़मीर का एक अहम हिस्सा है, ज़मीर फ़ाइली, जो ज़मीर फ़ाइल इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर फ़ाइली कहते हैं। फ़ाइल जो है यहाँ पर करने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, उसे हम फ़ाइल कहते हैं। तो यहाँ पर ज़मीर फ़ाइली की जो है तारीफ़ सबसे पहले हम लिख लें। ज़मीर के मानी है करने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला। तो ज़मीर फ़ाइली की तारीफ़ ये है कि जो ज़मीर फ़ाइल इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर फ़ाइली कहते हैं। मसलन हम अपनी जमात में सब यकजहती से, हम अपनी जमात में सबके साथ यकजहती के साथ पेश आएंगे। तो ये जो है ये यहाँ पर ज़मीर फ़ाइली इसके अंदर जो है ये पाया जा रहा है। अब इसके बाद हम एक और देखेंगे, ज़मीर मुश्तरक, जो ज़मीर मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब तीनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हों उसे ज़मीर मुश्तरक कहते हैं। ज़मीर मुश्तरक के मानी अगर हम देखें तो ऐसी चीज़ जिसमें 2 या उससे ज़्यादा शरीक हों, ऐसी चीज़ जिसमें 2 या उससे ज़्यादा शरीक हों उसे ज़मीर मुश्तरक कहते हैं। अब उसकी तारीफ़ आप लिख लें, जो ज़मीर मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब तीनों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हो, जो ज़मीर मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब तीनों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता हो उसे ज़मीर मुश्तरक कहते हैं। उसकी मिसाल को अगर हम समझने की कोशिश करें, मुझे अपना ख़याल आया, आप अपनी फ़िक्र करें, वो अपने घर गए, तो ये तमाम चीज़ें जो है ज़मीर मुश्तरक की मिसालें हैं। अब आखिरी हिस्सा हम उसका देखेंगे जो जिसे हम कहेंगे ज़मीर ताज़ीमी, एक बहुत ही अहम हिस्सा है ज़मीर का, और इसका ताल्लुक़ बच्चों से बहुत ही करीब का रिश्ता है। यानी अगर कोई स्टूडेंट है, कोई तालिब इल्म है, तो ज़मीर ताज़ीमी उसे लाज़मी तौर पर मालूम होना चाहिए कि ज़मीर ताज़ीमी किसे कहते हैं। ये एक ऐसा फ़न है कि जिसे सीखने के बाद बच्चों के अंदर बहुत सारे आदाब पाए जाते हैं और उसका पाया जाना बच्चों को अंदर निहायत ज़रूरी है। ज़मीर ताज़ीमी इसे एहतराम और मर्तबे का ख्याल करते हुए इस्तेमाल में लाया जाता है। ज़मीर ताज़ीमी का मतलब है इसका बड़ों का
अपने बुज़ुर्ग का, अपने मशाइख का, अपने शेख का, अपने उस्ताद का, अपने वालिदैन करीमैन का, जो अपने उस्ताद मोहतरम का हम जो ख्याल करते हैं, उनका जो अदब एहतराम करते हैं, जो ज़रूरी है अपने आप को डेवलप करने का, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने का, कि वो शख्स, वो तालिब इल्म कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपने उस्ताद मोहतरम, अपने रफ़क़ा, अपने अज़ीज़, अपने बड़ों की और अपने छोटों की भी इज़्ज़त न करे। वो कामयाब उस वक्त तक नहीं हो सकता। इसलिए ज़मीर ताज़ीमी का उसे सीखना लाज़मी है। मैं तो इसे लाज़मी जुज़्व करार दूँगा। इसकी मिसाल हम, इसकी तारीफ़ हम जो है लिख लें। जो ज़मीर ओहदा या उम्र या मर्तबे की वजह से बतौर एहतराम इस्तेमाल में लाया जाता हो, जो ज़मीर ओहदा, उम्र और मर्तबे के वजह से बतौर एहतराम इस्तेमाल में लाया जाता हो, उसे ज़मीर ताज़ीमी कहते हैं। मसलन मैं आपके सामने लब कुशाई नहीं कर सकता। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई तालिब इल्म है, कि उसके अंदर ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे उस्ताद मोहतरम खड़े हैं, उनके सामने हमें किस अंदाज़ में गुफ्तगू करनी है, हमारे वालिदैन करीमैन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनके सामने हमें किस अंदाज़ में लब कुशाई करनी है, अपने ज़बान को उनके सामने दराज करना है या नहीं करना है, अपने आवाज़ को बुलंद करना है कि नहीं करना है। इन तमाम चीज़ों का समझ जो है हमें ज़मीर ताज़ीमी जो है वो सिखाता है, और वो हमारी ज़िंदगी के लिए नहायत कामयाब तरीन चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़मीर ताज़ीमी को ज़रूर सीखें, उसकी तारीफ़ को याद करें, उसके मानी को याद करें, और उसके मफ़हूम को याद करने के बाद, उसकी तारीफ़ को याद करने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। मसलन सबसे पहली मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं। आपके सामने मैं लब कुशाई नहीं कर सकता। उस्ताद खड़े हैं, उस्ताद के खड़े होते हुए मैं बैठ नहीं सकता। एक कुर्सी रखी हो और उस्ताद खड़े हों और स्टूडेंट कुर्सी पर बैठा हो, तो ये ताज़ीम नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पर उस्ताद, असातिज़ा इकराम तलबा को ये तमाम चीज़ें बताते हैं और पढ़ाते हैं, वहीं पर वालिदैन की भी ये अहम तरीन ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन अपने बच्चों को उस्ताद का अदब बताएं, उस्ताद अपने स्टूडेंट को, अपने तालिब इल्म को वालिदैन करीमैन का अदब बताएं। जब दोनों तरफ से दोनों मिल करके अपने स्टूडेंट को, अपने तालिब इल्म को, अपने बच्चों को हम संवारेंगे, वालिदैन और तालिब इल्म, वालिदैन और उस्ताद दोनों मिल करके तालिब इल्म को जब संवारेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उस बच्चे में बेशुमार खूबियाँ पैदा होंगी। फिर वो तालिब इल्म कभी ऐसा नहीं करेगा कि एक कुर्सी रखी हो और वो उस पर बैठा हो और तालिब इल्म और उनके उस्ताद जो हैं उनके सामने खड़े हों। ये जब ज़मीर ताज़ीमी से वो वाकिफ़ होगा तो वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। उस्ताद के खड़े रहते मैं कैसे बैठ सकता हूँ, ये ज़मीर ताज़ीमी की एक बेहतरीन मिसाल है। मैं अपने पीर की बात क्यों ना मानूँ, कैसे न मानूँ, ये ज़मीर ताज़ीमी की एक बेहतरीन मिसाल है। आज मैं अपने सबक का इख्तिताम अपने इस शेर के साथ करना चाहूँगा। ज़मीर ताज़ीमी ही के ताल्लुक़ से एक शेर मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि बड़े ही ऊँचे शायर हैं, फरमाते हैं, घटे तो इतना कि एक मुश्त खाक है इंसान, कि इंसान अगर घटने पे आ जाए तो एक मुट्ठी मिट्टी के बराबर